गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग उदयपुर। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अवेलेबल है। संजय सर को रिच एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर। संजय सर ने बहुत ही शालीन परफॉर्मेंस दी है केनरा रिबोको के अंदर और फास्ट फंड हाउस के अंदर। और पर्टिकुलर में भी केनरा के अंदर एक पर्टिकुलर फंड जो सेल करता था उसके अंदर सुपर परफॉर्मेंस थी। उस फंड को भी सर ही मैनेज करते थे। तो आज सर का सानिध्य मिला है तो डेफिनेटली सर का इतना रिच एक्सपीरियंस, इतनी हाईली क्वालिफिकेशंस है तो उसको अपन एडवांटेज लेंगे। मैं वेलकम करता हूं संजय सर का, फंड मैनेजर है जो यूनियन म्यूचुअल फंड में। वेलकम टू संजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू, प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू। संजय सर, आई विल आस्क टू कि इंडस्ट्री के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है इक्विटी मार्केट के अंदर। इक्विटी मार्केट ने ऑलवेज अदर एसेट क्लास को बीट किया है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। इफ वी लुक इन द बैक, ऑलमोस्ट 42 इयर्स का हिस्ट्री कहता है कि 16% सीएजीआर का रिटर्न आया है। तो आपके एक्सपीरियंस के लिए, इतना रिच एक्सपीरियंस है आपको फंड मैनेजमेंट के अंदर, इतनी आपने हाईली क्वालिफिकेशंस की है ऑलरेडी। एलआईसी एंड केनरा के अंदर आपने फंड मैनेज किए हैं। ब्लू चिप की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही है। मेरा ऑलरेडी बहुत ही अच्छा सेल भी किया हमने केनरा रेलवे को और बहुत अच्छा फंड आपने मैनेज किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न रहे हैं। तो आने वाले 1 डिकेड 2 डिकेड के अंदर आपका इंडियन इकोनॉमी के प्रति क्या व्यू है कि व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न्स इन्वेस्टर कैन कि अप्रोक्सीमेट मुझे डबल डिजिट रिटर्न आएंगे या सिंगल डिजिट आएंगे या 15% के आसपास आने की उम्मीद है, विच इज ऑलरेडी गिवन इनटू द पास्ट। जी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। एक तो आज आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। इफ यू लुक एट पास्ट, ये जो 16% का आपने रिटर्न बताया सर, बिल्कुल सही बताया। लेकिन उसको अब हमने जीडीपी ग्रोथ, बॉन्ड यील्ड, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको एक्चुअली देखना चाहिए। And we have to look it in the form, when we are looking from future perspective, we also have to look at what kind of growth rate we are expecting from the GDP, what kind of bond yields which should be there. So हमारा मानना है, हमारे मॉडल्स जो हमें बता रहे हैं सर, that current market is fairly valued or it's slightly valued on the it has borrowed some of the returns from the future. तो फ्यूचर का कुछ जो रिटर्न है वो हमने ऑलरेडी प्राइसिंग करके रखा है। तो हमारे हिसाब से वी हैव इंटरनल फेयर वैल्यू अप्रोच विच वी मैनेज एंड वी लुक एट ऑल आवर कंपनीज फ्रॉम फेयर वैल्यू एंगल। तो उस हिसाब से हमें जो समझ में आ रहा है दैट आगे का जो कुछ परफॉर्मेंस है हम लोग ने बोरो किया है फ्रॉम द फ्यूचर विच हैज टू बी गिवन बैक ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें लगता है कि गोइंग अहेड, future returns will be slightly lower than what we have seen in the immediate past. So last year, as we have seen, market giving 56% kind of returns in last 1 year. So we think that these kind of performance may not be repeatable multiple years time. But on the, as you rightly said, on the equity asset class remains to be highly attractive asset class for the investor as such. So if you look at from the growth perspective, आप आगे का सोचेंगे pricing power with the companies, the kind of changes which are happening in the economy, जैसे कि अभी government wants India to become a manufacturing hub. तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड जो भी इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, उस हिसाब से हमें लगता है कि businesses will do well going ahead and that will show up in the performance going ahead. So double digit kind of performance should be is not a out of the blue kind of expectation from the Indian stock market as such. संजय सर, मैं पूछना चाहूंगा कि आज की डेट में मार्केट 60,000 के अराउंड स्टैंड कर रहा है। एक लेमन इन्वेस्टर को जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है उसको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए या न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एज पर करंट मार्केट लेवल? जी, जब आप नए इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो that has to be looked at from asset allocation angle, which obviously an expert like you would be in better position to tell investors कि आपका asset equity allocation कितना होना चाहिए, and उस हिसाब से actually कॉल लेना चाहिए कि कितना इक्विटी में एक्सपोजर कोई भी इन्वेस्टर का होना चाहिए, एंड कम है तो वो बढ़ाना चाहिए, या ज्यादा है वो कम करना चाहिए। लेकिन आप जैसे पूछ रहे हैं कि 1-2 डिकेड्स का जब बात करेंगे तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाके लास्ट 5 इयर्स का एक बात करेंगे। 2016 से आज 2021, 5 साल हम लोग देखेंगे तो अपने इंडस्ट्री ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। जीएसटी आ गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, कोविड आ गया, एंड दीज वेर काइंड ऑफ शॉक्स टू द नॉर्मल बिजनेसेस। व्हेन कोई भी बिजनेस जब प्लान करता है,
कोई भी बिजनेस कैपेसिटी इंक्रीज करता है, उसका एक कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये कैपेसिटी मुझे 2-3 साल में वो आ जाएगी एंड वो मैं यूटिलाइज कर लूंगा एंड उससे इतना सेल्स होगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतना कैश फ्लो जनरेट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी किसी ने ये कैपेसिटी प्लान की रहेगी, ये आफ्टर these 3-4 kind of shocks, continuous shocks like demonetization, GST, COVID, which were some of our structural reforms also. So these created kind of a lower capacity utilization for the company. So capacity utilization जो increase होना चाहिए था, वो लास्ट 4-5 साल में आप देखेंगे तो नहीं हुआ है। तो आगे हमें आगे ऐसा लगता है कि ये जो कैपेसिटी ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो अभी ग्रोथ चल रही है, जो इकोनॉमी नॉर्मलाइज हो रही है, प्रोवाइडेड इफ थर्ड कोविड वेव डजंट हिट, सो दीज असेट्स विल कम इन प्ले। ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा एंड ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब इंक्रीज होगा तो आप देखेंगे सर कि ऑपरेटिंग लिवरेज विल प्ले आउट एंड ज्यादा से ज्यादा आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैश फ्लो में कन्वर्ट होने की संभावना ज्यादा लगती है। तो अगले 4-5 साल या अगले दशक का जैसे आप बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें लगता है कि मोस्ट ऑफ द लार्ज सेक्टर्स, आप इकोनॉमी में कोई भी लार्ज सेक्टर देखेंगे, दोज आर ऑन द टर्न अराउंड साइड। आप कोई भी बड़ा सेक्टर आप लेके देखेंगे तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की है, कंपनीज ने बहुत सारे कॉस्ट रिडक्शंस किए हैं, तो उसका बेनिफिट कंपनीज को एंड कॉर्पोरेट्स को मिलता हुआ दिखेगा। गवर्नमेंट के हिसाब से आप बात करेंगे तो गवर्नमेंट वांट्स अस टू डू फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग साइड, दे वांट टू क्रिएट इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। आप बड़े बड़े सेक्टर्स ऑटो में देखेंगे, वी आर एट द फोरफ्रंट ऑन द ईवी साइड। इफ यू लुक एट ऑन द आईटी साइड, वी आर डूइंग वेरी गुड ऑन द आईटी सेक्टर एज सच। इवन ऑन द अदर सेक्टर्स लाइक बैंकिंग एक्सेट्रा, आपको ऐसा दिखेगा कि देयर हैज बीन सम इश्यूज इन दोस सेक्टर्स एंड दोस इश्यूज आर गेटिंग रिजॉल्व्ड राइट। सो अगले 4-5 साल में ऐसा एक माहौल बनता जा रहा है कि सिचुएशन अच्छी लगती नजर आ रही है। तो हमारे हिसाब से ग्रोथ एंड गोइंग अहेड opportunities will be there in our industry and our economy as such. And आप जैसे सोच ही सकते हैं कि India has become one of the largest economy in the world and it is also one of the fastest growing economy in the world. तो opportunities तो है। डेटा सेंटर जैसे चीजें हैं जो कभी हमने सोचा नहीं रहेगा 5-10 साल पहले कि इंडिया कैन एस्पायर टू बी रियली बिग डेटा सेंटर हब, जो आज होने जा रहा है। सो दोज काइंड ऑफ changes, this is a very dynamic economy and those these changes are showing up, so we are very enthusiastic about these changes which are happening in the economy. संजय सर, मैं एक एग्जांपल के साथ बात करना चाहूंगा। एग्जांपल ले लीजिए कि विनोद अग्रवाल का ऑलरेडी इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, 100 रुपीज में 50 रुपीज इन्वेस्टमेंट है, और विनोद अग्रवाल के पास इनफ टाइम है क्योंकि इनफ यंग एज है और अभी मुझे 10 साल 15 साल तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत ज्यादा ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अदर देन इमरजेंसी के लिए सेपरेट प्लान कर रखा है। तो मेरा जो ओपिनियन है पर्सनल, क्या मुझे इक्विटी के अंदर 60,000 के मार्केट के लेवल पे भी मुझे इक्विटी एक्सपोजर इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे हैंडसम रिटर्न मिले। मेरे पास इक्विटी का पास्ट एक्सपोजर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी अच्छा रिटर्न आया है और मेरे पास अच्छा टाइम फ्रेम भी है। मैं 5 साल 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री करता हूँ। जी, तो विनोद जी, इसमें ऐसी बात है कि सिंस एज यू सेड कि आपका इमरजेंसी फंड, सभी चीजों आपने बता दी कि जो आपने ऑलरेडी प्रोविजन करके रखा हुआ है, इन दैट केस योर रिस्क एपेटाइट में बी हायर and that you can also, time is also in your favor. I have enough time. I have enough time. जी जी जी। तो उस हिसाब से देखेंगे तो लास्ट 2 साल का जो मेरा लर्निंग है, आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू। वो लर्निंग ऐसा डिसिप्लिन एंड पार्टिसिपेशन। So these two things have actually shown a very good kind of results in past 2 years. आप मान लीजिए कोई कारण आ गया, कोविड ले लीजिए, डिमोनेटाइजेशन ले लीजिए, कोई भी कारण आ गया जहाँ पे मार्केट करेक्ट हो गया। So those kind of in the hindsight, obviously looking at the hindsight, looks like those were good opportunities at entry. So मेरे हिसाब से डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखना चाहिए एंड पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है मार्केट। Time permits, if your asset allocation permits, in our opinion, we think participation is the key. So आप जो भी हो, सपोज आपको 100 रुपए डालने हैं, सपोज आपको लगता है कि मार्केट बहुत ओवरवैल्यूड है,
आप कम कीजिए, आप कम थोड़ा पैसा निकाल लीजिए, आप कम कीजिए, लेकिन पार्टिसिपेशन इन इक्विटी इन माय ओपिनियन इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी. एंड एज यू राइटली सेड, अट्रैक्टिवनेस ऑफ इक्विटी रिमेन्स टू बी highly on the priority for retail investors as such. So retail investors, retail निवेशकों के लिए इक्विटी एसेट क्लास में पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से. एंड मैं I would like to suggest that in case it permits, maximum of your allocation should be in the equity as your as your asset allocation permits. संजय सर, मैं प्रैक्टिकली 2006 से इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ. डे बिफोर यस्टरडे मैंने एक रिसर्च किया था कि 2008 के अंदर 21,000 के मार्केट पे भी अगर मैंने पैसा डाल दिया हाईएस्ट लेवल पे, और आज लगभग 12-13 साल हो गए हैं, तो मुझे उसने भी एफडी से बेटर रिटर्न दिया है. डबल डिजिट रिटर्न आज भी मिड कैप में या स्मॉल कैप कैटेगरीज में आ रहे हैं. तो जब किसी का अगर 10 साल 15 साल व्यू है, तो इट इज आई थिंक डेट राइट लेवल की, हाँ, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में टुकड़ों टुकड़ों में पैसा डालते रहना चाहिए. इज इट राइट? Perfect. So as you said, कि SIP is the preferred way. Whenever you follow any systematic way of investing, that is definitely a preferred way. अभी ये मार्केट, so how will we adjust? हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? क्योंकि मार्केट आज जैसे बोल रहे हैं आप 59,000 60,000 के लेवल पे जब मार्केट है, तो एज यू राइटली सेड, किसी को भी लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो गया, वो एक परसेप्शन रहता है. तो मैं जैसे बता रहा था, वी लुक इट फ्रॉम फेयर वैल्यू एंगल. एंड क्या होता है कि फेयर वैल्यू भी आगे एज बिजनेसेस ग्रो, एज टाइम पासेस, फेयर वैल्यू भी इंक्रीज होते जाती है. एंड एज वी वर डिस्कसिंग, इट इज वेरी डायनामिक इकोनॉमी. देयर आर लॉट ऑफ इनोवेशन, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स which are happening in the country, as we are one of the fastest growing economy in the world today. तो हमारे हिसाब से just because market is looking fairly valued, we can extend this SIP time horizon from 3 months to rather than 5-6 months. So we can take a more staggered approach when we are investing this money, rather than taking a one shot or two in 1 or 2 installments. संजय सर, जैसा कि आज की डेट में बेसिक नीड है रोटी कपड़ा मकान, उसी तरह से वेल्थ बनाने के लिए एसआईपी भी मेरे हिसाब से आज की डेट में एक बेसिक नीड बन चुकी है. कि वेल्थ बनानी है सैलरीड क्लास पर्सन को, तो एसआईपी एक वंडरफुल रिटर्न देती है, जिसका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है इंडस्ट्री के अंदर. ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिक तरीका वो अडॉप्ट करती है, हर महीने सिस्टमेटिक तरीके से पैसा डल जाता है, एवरेज कॉस्ट हो जाती है बाय द सिस्टम, और उसको ज्यादा एक साथ पैसा डालने की भी कोई टेंशन की बात नहीं है, बट लॉन्गर रन में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाती है. जैसे काफी बार हम प्रेजेंटेशन या रिसर्च के अंदर हम देखते हैं कि 2-3 हजार रुपए की एसआईपी भी रिटायरमेंट तक करोड़ों में कॉर्पस बना देती है. अगर किसी ने 20-25 साल की एज में 3,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर दी और 12-15% भी रिटर्न आया, तो 30-35 साल जब वो रिटायर होगा एज ऑफ द 60, तो बहुत अच्छा हैंडसम रिटर्न बन जाता है. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक लेमन के लिए एसआईपी कैसे बेटर है एज पर योर एक्सपीरियंस. सेकंड थिंग कि एसआईपी के अंदर वीकली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मंथली करना चाहिए, डेली करना चाहिए, व्हाट इज द योर ओपिनियन बीइंग अ फंड मैनेजर? जी. तो सर अभी 2 चीजें हैं. एक तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज अट्रैक्टिव, जैसे हमने बात किया. उसमें म्यूचुअल फंड में आपको 3-4 बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन. with a small amount also you are going to hold a portfolio of stocks. एक या 2 स्टॉक नहीं, लेकिन आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप वैसे फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो एक मिल जाता है. अगर टैक्स प्लानिंग के हिसाब से या टैक्स एडवांटेज हिसाब से म्यूचुअल फंड एकदम इफिशिएंट काइंड ऑफ व्हीकल है. तो ये 2-3 जो चीजें है, डाइवर्सिफिकेशन, लिक्विडिटी, टैक्स बेनिफिट, the way in which you will invest in these funds, so वो तो है ही. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने जैसे बोला कि एसआईपी, इन दैट कॉन्टेक्स्ट एसआईपी आप टिपिकली कैश फ्लो के हिसाब से भी आप मैनेज कर सकते हैं. सो देयर आर वेरियस वेज इन विच वन कैन लुक एट दिस एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स. सो फॉर एग्जांपल, किसी का कोई सैलरीड आदमी है, तो उनका जो कैश फ्लो है वो महीने में एक बार ही आने वाला है, तो वो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि मुझे महीने में एक बार चाहिए. कोई बिजनेसमैन है जिनको रेगुलर कैश फ्लो है, रेगुलर इनकम है, वो उस हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं. सो डिफरेंट वेज कैन बी टॉक्ड अबाउट. इन माय ओपिनियन वीकली और इवन मंथली एसआईपी शुड बी फाइन व्हेन यू आर लुकिंग एट ओवरऑल ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट. कि जब हम लोग ऑन 24th of August we have launched our investment process 2.0,
ये हमने हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को एक नया रूप दिया है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ एक्सटेंडेड वर्जन, एक्सपांडेड वर्जन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस which we follow at Union Mutual Fund, in which we also come to the similar kind of thought process that when somebody is following a systematic way, we also follow a long-term process for investing. So when we are looking your investments from 10 years, 20 years kind of investment horizon, I think 1 month or weekly SIP will not make a very materially big difference. लेकिन participation and discipline वो बहुत important है. ग्रेट ग्रेट। सर, जब से आपने ज्वाइन किया है और विनय सर ने ज्वाइन किया है यूनियन के अंदर, परफॉर्मेंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस आए हैं रेदर देन पास्ट परफॉर्मेंस। तो मैं जान सकता हूं कि क्या स्पेशलिटी अदर लार्ज कैप फंड से आपके फंड में है? क्या स्पेशल अदर लॉन्ग टर्म इक्विटी टैक्स सेविंग में जो आपका है वो अदर में नहीं है, जो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस किए हैं? Q1 में फंड अभी स्टैंड करने लगे हैं, पहले Q1 के अंदर स्टैंड नहीं करते थे। क्या आपका वैल्यू डिस्कवरी में क्या स्पेशलिटी है जो अदर फंड में नहीं है? एज पर योर एक्सपीरियंस आपने हो सकता है कि यूनियन के अंदर उसको इंप्लीमेंट किया, जैसे कि लार्ज कैप के अंदर केंद्र के अंदर बहुत वंडरफुल परफॉर्मेंस थी, तो वो धीरे 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 कहीं ना कहीं झलक रहा है कि वो यूनियन के अंदर भी दिखेगी। तो क्या स्पेशलिटी है कंपेयर टू पीयर ग्रुप? जी जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स विनोद जी। एक खुशखबरी पहले बता देता हूँ। विनय भारिया जो हमारे CIO है, उनको अभी 20 तारीख को ET वेल्थ एंड मॉर्निंग स्टार में बेस्ट फंड मैनेजर इन द मल्टी कैप कैटेगरी का अवार्ड भी मिला है। तो I thought I will just inform you this to you and your listeners and investors. On the overall investment process, विनोद जी, हम लोग ने जैसे अगस्त 2021 में हमने हमारी इन्वेस्टमेंट पूरे प्रोसेस को रिवैम्प किया है। जबकि आप जैसे देख सकते हैं पूरा इंडिया बदल रहा है, इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। देयर आर न्यू avenues of stocks are getting listed like new e-commerce companies, internet companies. सो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में भी एक बदलाव आया है जो हम लोग ने अभी वी हैव डेवलप्ड एज अ प्रोसेस. So internally at Union Mutual Fund, you will find that we always follow a process-driven approach, which takes into care long-term thought process, long-term vision about the companies, in which stock selection जो है, जो एक बहुत बड़ा वेरिएबल हो जाता है. और ये स्टॉक सिलेक्शन में आप जैसे देखेंगे, हम लोग ने दो टाइप के क्वालिफिकेशंस रखे हैं. फर्स्ट, वी वांट टू बी अ क्वालिटी बिजनेसेस. सो जो भी हमारा स्टॉक सिलेक्शन है, इट हैज टू बी अ क्वालिटी स्टॉक. क्वालिटी स्टॉक का मतलब क्या? दैट वो स्टॉक एज अगेंस्ट द अदर इंडस्ट्री पेयर, दैट कंपनी हैज टू either grow faster, it has to have better margins, it has to have better ROE, ROC profile, return on investment. So कोई कंपनी 100 रुपए का लागत करता है, तो उसमें से जो रिटर्न बनता है, for that company has to be better than the peers. So these are the things which we look at when we are selecting the stock. So that is the first criteria. So before investing in any stock, you will find that all our stocks have gone through a very hard kind of examination. Our team would have worked very hard on these stocks to identify whether this stock is worth of portfolio. ये हमारे investors के portfolio में stock पहले जाना चाहिए क्या? तो quality of the business is the first criteria. सेकंड क्राइटेरिया है क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कैसा है, कि क्वालिटी वो मैनेजमेंट ने पहले कैसे रिजल्ट्स दिए हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, व्हाट इज देयर ग्रुप स्ट्रक्चर, व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज दे हैव, हाउ डू दे मैनेज देयर बिजनेस. माइनॉरिटी इन्वेस्टर, जैसे कि आप समझ सकते हो, हम लोग जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर अ माइनॉरिटी इन्वेस्टर इन लार्जर कंपनीज. सो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को कैसा ट्रीटमेंट होता है ये कंपनीज में. सो ये सब चीजों में हम लोग डिसाइड करते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन, कि ये स्टॉक आना चाहिए क्या नहीं. So this is a very key approach which is followed by Union Mutual Fund as against and it's a very big threshold which we have put out for all our companies before we even take any position. दूसरी चीज है, हम लोग ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्वांटामेंटल अप्रोच अभी चालू किया है. सो पहले वी वर नॉट यूजिंग क्वांटिटेटिव मेथड्स और अल्गोरिदम्स. सो दीज आर इन हाउस रिसर्च करके हम लोग ने इन हाउस अल्गोरिदम्स, इन हाउस प्रोग्राम्स बनाए हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये विच प्रोग्राम टेल्स अस दैट व्हाट शुड बी द एलोकेशन ऑफ एनी स्टॉक इन द पोर्टफोलियो.
एंड वो उस हिसाब से फंड मैनेजर को एक मदद मिलती है एंड फंड मैनेजर को भी एक डिसीजन लेने के लिए एक आइडिया आ जाती है कि ये स्टॉक में इतना परसेंटेज एलोकेशन चाहिए क्या नहीं चाहिए. So we use the quantamental approach for investing in the portfolio when we are constructing a portfolio. So ये चीजें हैं जो मेरे हिसाब से these are unique things in our thought process or in our overall portfolio management function which are different than other fund houses. अब जैसे ये तीन फंड्स का आपने जो जिक्र किया, लॉन्ग टर्म इक्विटी, लार्ज कैप एज वेल एज वैल्यू डिस्कवरी, ये तीन फंड थोड़े अलग अलग टाइप के फंड्स है. जैसे कि लार्ज कैप नाम जैसे बताता है, हैज मैंडेट दैट 80% हैज टू बी एटलीस्ट इन लार्ज कैप. सो करंटली मोर देन 90% ऑफ द फंड इज एलोकेटेड टू द लार्ज कैप कंपनीज व्हिच आर टॉप 100 कंपनीज इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन. Long-term equity is a tax-saving product in which there is a 3-year kind of lock-in, and most of the allocation is currently, because of our view on large cap is slightly constructive as against mid cap and small cap, we have allocated larger proportion to large cap even in that fund. Value discovery is a unique product in which there is a bargain kind of stock. So जहाँ पे value slightly चीपर है एज अगेंस्ट देर कुछ रीजन हुआ रहेगा, कुछ कारण हुआ रहेगा, कुछ परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हुआ रहेगा, बट दीज आर शॉर्ट टर्म ग्लिचेस इन द ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ दैट स्टॉक. सो इस हिसाब से वो स्टॉक्स अवेलेबल है कुछ कारण से एट चीपर प्राइसेस. सो वो स्टॉक्स हमने वैल्यू डिस्कवरी में वी गिव द प्रायोरिटी टू दोज काइंड ऑफ स्टॉक्स एंड यू विल फाइंड those are the stocks which are broadly present in the value discovery fund as such. Again, because of the construct and हम लोग का जो current view है उस हिसाब से large cap proportion ज़्यादा है इन तीनों funds में as against other ways. Large cap fund तो आप समझ ही सकते हैं, लेकिन even long term equity as well as value discovery are oriented towards large cap at the current moment. All these three funds are diversified in nature. So ये तीनों funds में आप जैसे देखेंगे these are diversified, they take position across the various sectors in the economy. तो फोकस फंड जैसे कि रहता है कि कुछ ही नाम में पैसा डाला जाता है, ये फंड्स these are diversified funds as such as against the focus category. So ये विशेषताएं है particularly with respect to process which is followed. एंड आप जैसे कि समझ सकते हैं व्हेन आपने जैसे जिक्र किया SIP का, कोई भी सिस्टमैटिक वे से कोई काम होता है, कोई भी प्रोसेस के थ्रू काम होता है, तो उसका रिपीटेबिलिटी या उसका एक आउटकम जो रहता है विच कैन बी रिपीटेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम. इट डजंट बिकम कि एक आदमी का ऐसा काम वैसे नहीं होता है. देन एक प्रोसेस के माध्यम से जब काम होता है तो एक कंटिन्यूटी उसको मिल जाती है. एंड वी आर स्ट्राइविंग, वी होप दैट वी विल बी एबल टू डिलीवर continued kind of output to our investors through this in the stock selection as well as on the portfolio management side. संजय सर, मैंने आपका लार्ज कैप का पोर्टफोलियो देखा था पर्टिकुलरली, तो उसमें बैंकिंग, सॉफ्टवेयर और फाइनेंस के अंदर लगभग 45% टोटल होल्डिंग का वहाँ इन्वेस्टमेंट है. तो क्या इससे मैं ये समझ सकता हूँ कि आने वाला डिकेड, आने वाले समय में बैंकिंग, सॉफ्टवेयर एंड फाइनेंस सेक्टर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देने वाला है? जी जी, जैसे मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बात किया, लार्ज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जैसे कि आपने बोला बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी व्हिच इज सॉफ्टवेयर सर्विसेज, वहाँ पे एक एंथुसियास्टिक माहौल एज ऑफ नाउ आपको दिखाई देगा. आईटी हैज डन रियली वेल इन पास्ट एंड इवन इन बैंकिंग साइड जो भी प्रॉब्लम्स थे ये कंपनीज के, दे आर लुकिंग लाइक दे हैव industry has gone through those problems and आगे जाके growth is likely to be there on the radar. जैसे इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, जैसे कैपेक्स साइकिल जैसे बात करते हैं कि कैपेक्स, न्यू कैपेक्स साइकिल विल स्टार्ट इन द ओवरऑल कॉर्पोरेट इंडिया, तो उस हिसाब से ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है उसको अच्छा ग्रोथ दिखने की ज्यादा संभावना है. आईटी सेक्टर में भी जैसे आप समझ सकते हैं, आजकल अभी आप ही देखिए जूम के माध्यम से हम लोग आज जुड़ गए हैं, तो सॉफ्टवेयर का यूज वगैरह बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है. तो इट इज बिकमिंग कोर पार्ट ऑफ एनी बिजनेस दिस डेज. सो ये बिजनेसेस भी अच्छा करने की ज्यादा संभावना है. तो उस हिसाब से हमारा एलोकेशन थोड़ा ज्यादा है. वी हैव रिड्यूस्ड आवर अंडरवेट पोजीशन ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर एज वेल एंड विद द एंटिसिपेशन विद द होप दैट ग्रोथ इज लाइकली टू कम बैक इन BFSI सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर.
संजय सर, मैं पूछना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो आपका जो वैल्यू डिस्कवरी फंड है, जिसके अंदर पर्टिकुलर आपने कहा था कि जो ड्यू टू सम सर्कमटेंस अंडर वैल्यूड स्टॉक आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जी तो जो इंडिया के अंदर जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज है, लाइक इंश्योरेंस स्पेस में काफी कम स्टेट कंपनीज है, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में काफी कम स्टेट स्पेस कंपनीज है, लेट्स सपोज कि न्यू स्टार्टअप लाइक जोमेटो, उसमें भी वेरी लेस लिस्टेड कंपनीज है। तो पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? क्या ये भी अंडर वैल्यूड स्टॉक में आएंगे या आते हैं? विनोद जी, see valuation and so as we were discussing, we have launched our investment process 2.0 in which we have unique fair value approach. तो आप हमारी प्रोसेस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे एक फेयर वैल्यू ये कंसेप्ट का जिक्र है. तो फेयर वैल्यू ऑफ अ कंपनी, सो इंटरनली वी स्ट्रांगली बिलीव दैट फंडामेंटल्स वर्क, and in fundamentals it is not just one aspect of earning, or it is not just one aspect of, let's say, sales. When we arrive at or when we analyze any company, there are multiple variables. So कोई भी कंपनी में उसका प्रॉफिटेबिलिटी है, उसका अर्निंग्स है, उसमें ग्रोथ कितनी है, उसका ROE ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ये सब चीजों का मिश्रण होके ये फेयर वैल्यू एक कंसेप्ट है जो हम इंटरनली हम लोग बहुत ज्यादा उसको प्राधान्य देते हैं, उसको फॉलो करते हैं, एंड उस हिसाब से वो लेंस के थ्रू हम लोग कोई भी कंपनी को देखते हैं. तो आप जैसे कि आपने जैसे जिक्र किया कि जोमेटो एंड सम ऑफ द इंटरनेट स्टार्टअप, सो दीज आर न्यू एज स्टार्टअप्स, दीज रिक्वायर टाइम. जैसे कि आप बोल रहे हैं SIP का, आपने बोला 10 साल का target. So similarly, any corporate company, when we are talking to any CEO, CFO, when they are telling strategy, उनका strategy भी कई साल का रहता है. It is not like 3 months, 6 months का strategy. कोई भी कंपनी का strategy planning वो typically 2, 3, 4, 5 साल तक जाता है. तो हमें लगता है कि उसी एंगल से फेयर वैल्यू अप्रोच को हमें देखना चाहिए. हम लोग फेयर वैल्यू को लॉन्ग टर्म हिसाब से देखते हैं. वी रियली बिलीव इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट फॉर इन्वेस्टर्स, एंड इन्वेस्टर ऑल्सो शुड लुक इट फ्रॉम दैट एंगल. तो हमारा मानना है कि ये सब जो स्टार्टअप्स है, इन लॉन्ग टर्म देयर आर सर्टेन स्टार्टअप्स व्हिच कैन रियली मेक सेंस फॉर इंडिया. these have in the new economy, these have very big pricing power and growth potentials ahead. लेकिन आप अभी देखेंगे कि कोई कुछ स्टार्टअप्स या EV which are trends currently, these things may not fall strictly under cheap stocks. ये वैल्यू डिस्कवरी के कैटेगरी में शायद ये नहीं मिलेंगे आज. तो आज आप जैसे बोल रहे हैं कि these are good, possibly good names, लेकिन वैल्यू डिस्कवरी के नाम, वैल्यू डिस्कवरी के कैटेगरी में ये आज नहीं आ सकते. सर, आपके एक्सपीरियंस के तहत आने वाले समय के अंदर ओवर द डिकेड पीरियड, पर्टिकुलर हर डिकेड के अंदर अलग अलग सेक्टर्स चलते हैं, लाइक कभी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रो करता है, कभी बैंकिंग ग्रो करता है, कभी पावर ग्रो करता है. तो अभी क्या ओपिनियन है आपका, किस सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी गुड लग रही है, अच्छी लग रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड लग रही है? विनोद जी, आप अभी देखेंगे पूरी इकोनॉमी, आप जैसे देखेंगे कि हर एक सेक्टर में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं. या कहाँ पे डिसरप्शन आ रहा है, कहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ पे और कुछ नया ही रेगुलेशन आ रहा है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं. तो अभी आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान, जहाँ पे गवर्नमेंट वांट्स टू मेक इंडिया एज अ hub, manufacturing hub, and these are large reforms. These are not like 1 year 2 year kind of reforms. These are multi-year, multi-decade kind of reforms जहाँ पे वैल्यू क्रिएशन हो सकता है. हमें एज ऑफ नाउ, आप जैसे बात करेंगे, आज की बात करेंगे, वी आर ओवरवेट ऑन द कम्युनिकेशन सर्विसेज, जहाँ पे ओवरऑल टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन है. वी आर स्लाइटली ओवरवेट ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT जैसे बात कर रहे हैं. वी आर ओवरवेट ऑन द मटेरियल स्पेस, जहाँ पे हमें लगता है कि नया कैपेक्स साइकिल चालू हो सकता है. प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट में जो तेजी दिख रही है, उसमें से बेनिफिट ये मटेरियल के स्टॉक, जो सीमेंट जैसे स्टॉक्स है, उनको मिल सकता है. तो वो ये कुछ एवेन्यूज है जहाँ पे हम लोग ओवरवेट है. संजय सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि इंडिया के अंदर सभी लोगों का ब्लड ग्रुप FD पॉजिटिव है, रियल एस्टेट पॉजिटिव है, बट अभी इक्विटी ने काफी अच्छा रिटर्न्स दिए हैं, तो अब धीरे धीरे लोग बाग इक्विटी की तरफ मूव हो रहे हैं. बट इंडिया के अंदर फिर भी इक्विटी का एक्सपोजर हार्डली 3%, 3.5% या लेस देन डेट के वेरी लेस इन्वेस्टमेंट्स है इन इक्विटी एसेट क्लास के अंदर. तो ओवर द टाइम पीरियड क्या लगता है आपको, इट इज
इंक्रीजिंग क्या है, 10-15-20% भी हो सकता है आने वाले 10-20-25 साल के अंदर, एज पर योर व्यू। क्योंकि आपने जब कैरियर स्टार्ट किया था उस समय बहुत कुछ कम था, जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था उस समय भी काफी लेस पीपल्स आर इन्वेस्टेड। नाउ डेज दे आर इंक्रीजिंग। रीजन इज कि आज के डेट में एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर द मोबाइल। वी कैन आल्सो प्रोवाइडिंग अ सर्विस बाय ऐप, वेब। आइदर आप आज अपने एचओ बैठे हो तो भी अपन आराम से बातचीत कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आमने सामने ही बैठे हैं। तो टेक्नोलॉजी ने वाइटल रोल प्ले किया है। तो इसका इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा और क्या होप है आपको कि क्या होने वाला है आने वाले समय में? वी डोंट नो कि व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन, बट हमारा एक्सपेक्टेशन क्या कहता है? देखिए विनोद जी, हम भी बहुत उत्साहित है, enthusiastic है about overall this involvement of technology in investments. Because of the technology, lot of things are becoming quite easier. People are becoming aware about overall things which are happening in our sector. जैसे कि अभी आप और मैं बातचीत कर रहे हैं, ये भी आपके इन्वेस्टर्स को मिलेगा एंड वो भी देख पाएंगे कि क्या बातचीत हो गई थी. So these kind of things are quite positive in our opinion. We believe strongly that because India is currently in a very good growth area, and we have a good chance that this allocation can actually increase from current low single digit. आप जैसे बोल रहे हैं 2-3% का पार्टिसिपेशन है, वो रेट डेफिनेटली इंक्रीज हो सकता है. मेरे हिसाब से वो इंक्रीज ही होगा आगे जाके. अभी कितना इंक्रीज होगा वो तो एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे, लेकिन we have good chance that retail investors has a good potential to participate in the equity markets. सर, वन मोर क्वेश्चन फॉर मेरे पर्सनल के लिए. एग्जाम्पल के लिए मेरी एज अभी 35 है. आई एम एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज में सेव करता हूँ और मैं 100% रिस्क लेने की कैपेसिटी में हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी नहीं है. तो मुझे इक्विटी के अंदर कितने % एक्सपोजर करना चाहिए? मुझे 15 साल तक पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है. मैंने इमरजेंसी, कंटिजेंसी फंड और मेडिक्लेम और टर्म प्लान सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर रखा है. जी जी. विनोद जी, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल का क्वेश्चन एक्चुअली है, 2 मिनट्स के अंदर आपको शॉर्ट में दे पाओ. लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन आपने बना के रखा है फॉर अदर एवेन्यूज, इमरजेंसी, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. उसके बाद जो आपका एलोकेशन बचता है, तो मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाइड एलोकेशन स्ट्रेटेजी वुड वर्क वेल. तो आपको इक्विटी, डेट एंड गोल्ड, ये तीनों एसेट क्लास में आपको थोड़ा थोड़ा एलोकेशन रखना चाहिए. उसमें से मेरे हिसाब से यू शुड बी ओवरवेट इक्विटी, जो कि क्योंकि आपके पास टाइम भी है, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी ज्यादा है, तो आप डेफिनेटली इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा रख सकते हैं. एंड उस हिसाब से आपको शायद इन्फ्लेशन लिंक्ड रिटर्न्स बनाने का आपका एक चांस ज्यादा बढ़ जाता है. ओके ओके ओके. संजय जी, थैंक यू सो मच. आपने अपना कीमती समय दिया और अपने बिजी शेड्यूल हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. लास्ट अपने 2 वर्ड्स में जो भी आप कहना चाहो, इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद रहे, और एज ए 1 मिनट के अंदर इन्वेस्टर को आप स्पेशल कोई संदेश देना चाहो तो मोस्ट वेलकम. No, thank you so much. Actually, pleasure was completely mine to be here and discussing various topics with you. I hope your investors will achieve their financial goal in time-bound manner. And in that context, if Union Mutual Fund can join in some way to achieve their financial goal, we'll be more than happy to participate in their financial journey. I think that is it. Yeah. Thank you, Sanjay ji. Thank you so much. Thank you, Vinod ji. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.